जय हिंद और नमस्कार सारे विद्यार्थी मित्रों व अन्य दर्शकों। ग्रोथमोट यूपीएससी के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के इस सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, यह सत्र संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज 16 तारीख को 16 जुलाई 2021 को हम लोग एक मीडिया रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में इसी मुद्दे के ऊपर काफ़ी सारे लेख भी छपते रहते हैं और बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है, कानूनों के साथ जुड़ा हुआ है। देखेंगे आज यह सेडिशन यानी कि जो राजद्रोह है वो क्या रिलेवेंट है आज की इस परिस्थिति में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है सेंटर को कि आपको अभी भी 75 साल के बाद, स्वतंत्रता या स्वाधीनता के 75 साल के बाद भी आपको यह कानून की क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो यह सारी चीज़ों को देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और एक सेडिशन स्टोरी के तहत हम लोग आज यात्रा करेंगे जो हमारे संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति फायदेमंद साबित होगी। जैसे आपको टाइटल मालूम है, सेडिशन 124A ऑफ आईपीसी यानी कि यह एक राजद्रोह की धारा है और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जो है प्रावधान है। सेडिशन लॉ ए ब्रिटिश एरा लॉ। देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का यह मीडिया रिपोर्ट है और अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों को जो है हमारे सामने रखता है, मगर फिर भी यहाँ इसे परीक्षा लक्ष्य बनाने के लिए हमारे यहाँ कुछ इनपुट भी है। तो यह सारी चीज़ों को असेंबल करके हम लोग एक अलग तरीके से देखेंगे। आमतौर पे जो कन्वेंशनल वे है हमारा इस सेक्शन के तहत, इस सेगमेंट के तहत, तो वो आज फॉलो नहीं करेंगे। जैसे सबसे प्रथम निष्कर्ष, फिर महत्वपूर्ण बातें, फिर संशोधित तत्व, मगर एक लेक्चर क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने तैयार किया है। उस बिंदुओं के तहत आज इस लेक्चर के तहत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑन द अदर साइड आप ऊपर देख सकते हैं भारत है। भारत में सेडिशन का जो प्रश्न है वो यहाँ प्रतीकात्मक रूप से हमारे सामने है और नीचे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है हाल ही में, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी एक प्रतीकात्मक इमेज है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त थी इस बार जब उसने केंद्र को पूछा कि क्या आपको आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस ब्रिटिश कानून की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे चीज़ों को और क्यों सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई देखेंगे, सेडिशन लॉ क्या है वो देखेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर क्या पड़ते हैं वो भी हमें आज देखना है। यह डिजिटल रेप्लिका है इस पर्टिकुलर आज की चर्चा की, और जिसमें आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का यह न्यूज़ रिपोर्ट है। तो यहाँ काफ़ी सारी माहितियाँ मिलती है, मगर फिर भी इसे एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ चीज़ों को रखा है। जैसे समझ लीजिए कि कुछ प्रकार के जो है केस लॉज है, केस स्टडीज़ है इन रिलेशन टू सेडिशन आर्टिकल 124A ऑफ आईपीसी, प्लस यहाँ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 124A भी यहाँ हमने दी गई है, क्योंकि अपने आप में इसकी थोड़ी हिस्ट्री जो है वो पेचीदी है, साथ ही में रसप्रद भी है। तो देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। रही बात इसके एग्जाम रिलेवेंस की, तो जीएस पेपर 2 के साथ यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें जीएस पेपर 2 है, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2, उसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। और उसमें भी जो गवर्नेंस का कालखंड है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का जो कालखंड है वो हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में जो मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं वो संविधान ने सरकारों को दी है, शासन को दी है। तो यहाँ हमारे लिए गवर्नेंस के प्रति मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं और इसीलिए आमतौर पे हमारे इस सेक्शन के तहत ऐसे ज़्यादा मुद्दे हैं, अधिकांश ऐसे पॉलिटिकल गवर्नेंस के मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो आज भी उनमें से ही एक मुद्दा है जो आज हमें देखना है। प्लस अगर लेक्चर क्लासिफिकेशन की बात करें तो द लेक्चर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दिस थ्री हेड्स, नेमली द फर्स्ट वन इज वाई न्यूज़, चर्चा में क्यों है। सेकंड वन इज द प्रिंसिपल कंटेंट विच इंक्लूड्स द सब हेड्स ऑफ अबाउट सेक्शन 124A आईपीसी, देखना है कि ये सेक्शन है क्या, कैसे काम करती है, कैसे अमली रहती है। हिस्ट्री ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, कैसे इसका जो है वो पूरा इवोल्यूशन हुआ, पूरा उद्भव हुआ, वो भी देखना है। और साथ ही में वेरियस केस लॉज देखने हैं इन रिलेवेंस टू सेडिशन लॉ। कुछ महत्वपूर्ण कानून देखेंगे इनमें, जिनमें अलग अलग हाई कोर्ट्स ने, अलग अलग जो है उच्च न्यायालय ने और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने उनके जजमेंट्स, उनके फैसले रखे हैं, उनको यहाँ देखेंगे। और साथ ही में इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, मगर फिर भी उसके बाद आज क्या हाल है उसको भी आंकड़ों की दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि कुछ स्टेटिस्टिकल या सांख्यिकी माहिती के साथ। तो ये बात रही लेक्चर क्लासिफिकेशन की। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ वाई न्यूज़। ठीक है, दो प्रमुख बिंदु देखने हैं जिनकी हिंट मैंने आपको दे दी इस लेक्चर के शुरुआत के साथ ही, कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सवाल पूछा कि भाई आपको सेडिशन
यानी कि धारा 124 ए की क्या ज़रूरत है, जो कि आईपीसी की है, उसकी क्या ज़रूरत है, जबकि ये ब्रिटिशकालीन है और अंग्रेजों को यहाँ गए हुए, भारत को स्वाधीनता मिले हुए 75 साल अब पूरे हो रहे हैं, तो फिर भी आपको क्या इसकी ज़रूरत है, ऐसा एक कठोर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली के हियरिंग के दौरान पूछा था। और ये प्ली जो थी वो थी एस.जी. वोम्बेटकर की, जो कि अपने भारत के रिटायर्ड मेजर जनरल है। उनके द्वारा यह प्ली जो है वो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और पूछा गया था कि सेडिशन लॉ जो है उसका मिसयूज क्यों हो रहा है, और साथ ही में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी डिसरप्ट करती है। तो यहाँ उस पर्टिकुलर प्ली को सुनते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। साथ ही में ऐसी एक और भी प्ली है जो कि एडिटर्स गिल्ड इंडिया के द्वारा दाखिल की गई है सुप्रीम में ओवर ए सेम कंसर्न। ठीक है, तो यह अब सुप्रीम क्या करेगा कि आगे की जो हियरिंग्स होगी उसमें दोनों को साथ में लेकर यह चीज के ऊपर स्पष्टीकरण दिया जाएगा हमको सुप्रीम का द्वारा। तो यह बात रही वाई न्यूज की। ऑन द अदर साइड, along with this observation, Supreme Court also observed some concerns about the misuse and less accountability, क्योंकि जैसे ही हम मिसयूज होगी वैसे वैसे इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी, वो भी डिटीरियोरेट होती जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ चिंता जताई है। प्लस इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज मेड मेनी articles unconstitutional of various laws which are not in relevance to Indian Constitution, which are not resilient to Indian Constitution। फिर भी यहाँ पुलिस के द्वारा इसके ऊपर जो है शिकायत दर्ज की जा रही है, एफआईआर रजिस्टर्स हो रही है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि ऐसे कई सारे कानून हैं जिनको हमने असंवैधानिक ठहरा दिया है, मगर फिर भी इनके तहत शिकायत दर्ज होना बंद नहीं होती है। शिकायत क्यों इनके तहत जो है पंजीकृत या दर्ज की जाती है, वो भी यहाँ सवाल पूछा है। प्लस मैं एक बात आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड सेशन है जो पिछले वीक ही आया है, तो आप उसे देख लीजिए। और इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी धाराएँ हैं जो आज अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट या वेरियस अदर कोर्ट्स के द्वारा, मगर फिर भी यहाँ हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारा पुलिस विंग है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ एक पुलिस माल फंक्शनलिटी भी हमें देखने को मिलती है, जो सारी चर्चा हमने वहाँ कर ली थी। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप उसे देख लीजिए, तो आपको भी पूरा पिक्चर जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो ये बात रही वाई न्यूज़ की। दूसरा बिंदु देखें तो प्रिंसिपल कंटेंट है, जिसमें हमें सबसे प्रथम देखना है व्हाट इज सेडिशन लॉ, कि यह कानून या यह जो राजद्रोह है ये है क्या और कहता क्या है। देखेंगे, whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred, contempt or attempts to excite disaffection towards the government established by law। yes, यानी कि सरल भाषा में सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जो है उसकी आलोचना, ऐसी आलोचना जो सरकार में से विश्वास जो है वो उठा दे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ों को यहाँ सेडिशन कहते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया shall be punished with imprisonment of life to which fine may be added or with imprisonment which may be extended to 3 years to which fine may be added or with fine। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है जो कानून के द्वारा निर्वाचित किया गया है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित किया गया है, और उनकी ऐसी आलोचना, उनकी ऐसी कड़ी निंदा, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो या किसी भी और चिन्ह की रूप में हो, मगर जब वो आपने जो करा कार्य है अगर वो सरकार में अविश्वास उत्पन्न करता है तो उसे सेडिशन या उसे राजद्रोह माना जाएगा। सिंपली कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर आप उसके खिलाफ अविश्वास उत्पन्न करें और वो अविश्वास को फैलाने की जो है कोशिश करें तो आपके ऊपर सेडिशन के चार्ज लग सकते हैं। मगर यहाँ होता ये है कि कोई मीडिया हाउस है, कोई जर्नलिस्ट है, वो अपने आप न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रहा होता है, वो अपना कार्य कर रहा होता है, ड्यूटी कर रहा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मीडिया है वो भारत का चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है भारतीय लोकतंत्र का या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र का। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इन मीडिया हाउसेस को भी इस सेडिशन का चार्ज तले उनको भी सजा दिलवाई जाती है, उनकी भी अटकायत होती है या उनको भी हिरासत में लिया जाता है। तो यहाँ इसी के सामने हमारे जो है निवृत्त मेजर जनरल है उनके द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट में प्ली दाखिल करी गई थी। तो ये बात रही सेक्शन 124A की, और ये आईपीसी में है, ये हमें भूलना नहीं है। आईपीसी अपने आप में ब्रिटिश कालीन
धारा है या धारा संहिता है अपने आप में, ठीक है, जो गुनाहों को परिभाषित करती है और उन गुनाहों की सजाओं का भी हमें एक जो है एक व्यू देती है कि कैसे किस गुनाह की सजा कितनी होनी चाहिए, कितनी डिग्री में होनी चाहिए। तो ये है आईपीसी की धारा 124A। फिर अगर एक मुद्दा ये भी है कि जो आपको जनरली भी काम आ सकता है कि अगर आप किसी भी धारा में, कोई भी कानून में अगर आप सेक्शन के पीछे अल्फ़ाबेट देखें तो आपको समझना है कि वो अल्फ़ाबेट जो है वो बाद में ऐड हुआ होगा। जो मूल जो कानून है, जो मूल दस्तावेज है, उनमें वो गैरहाजिर होगा। ये बात हमें याद रखनी है। अगर कोई भी बार आपको सेक्शन के बाद अल्फ़ाबेट दिखे तो वो अल्फ़ाबेट अमेंड होकर बाद में लगा है, ऐसा आपको प्रीज्यूम करना है। अब आगे देखें तो हिस्ट्री देखनी है कि कैसे ये इवोल्व हुआ और कैसे आज आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में इसके हालात है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ द लॉ सेडिशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कॉग्जिनेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड। यस, कॉग्जिनेबल यानी कि विदाउट वारंट, नो वारंट पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन, तो ये कॉग्जिनेबल बात हुई। नॉन बेलेबल, द पर्सन हु इज गोट अरेस्ट कैनॉट request for bail, he or she just cannot get bail. And the third one is non compoundable, यानी कि it cannot be sold out of court of judiciary या court of justice, ठीक है, मात्र और मात्र कोर्ट के द्वारा ही इसका न्यायिक फैसला ही किया जा सकता है। तो सबसे प्रथम तो ये इसका स्वभाव है। अब देखें तो बिफोर इंडिपेंडेंस, जैसे हमें मालूम है कि आईपीसी जो है वो 1860 में लगी थी, आईपीसी 1860 में, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि मूल संहिता में, मूल धारा संहिता में सेडिशन लॉ का कोई जो है प्रावधान नहीं था, कोई उसकी बात नहीं थी, इट वाज एब्सेंट। मगर बाद में द सेक्शन ऑन सेडिशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू आईपीसी, मगर बाद में 1870 में अमेंडमेंट के बाद, जैसे यहाँ लिखा है, आफ्टर एन अमेंडमेंट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द सेडिशन लॉ इन आईपीसी एंड दैट्स व्हाई इट इज आर्टिकल 124A, नॉट 124 ओनली, क्योंकि ये बाद में अमेंड हुई थी और जब अमेंड होगी तो उसके पीछे अल्फ़ाबेट लगेंगे। तो यह एक लॉ के क्षेत्र का एक लाइफ हैक है जो आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो वैसे तो एग्जाम रिलेवेंस नहीं है, मगर अगर हमें मालूम हो कुछ बात है तो हम लोग यहाँ इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यह जो अमेंडमेंट किया गया और जो दाखिल की गई 1870 में भारत के आईपीसी में, यह राजद्रोह की कलम, वो एक्चुअली उन लोगों ने उस बेसिस पे दाखिल करी कि भाई हम लोग ड्राफ्ट में से, हम यानी कि ब्रिटिशरों ने ऐसा क्लेम किया कि जब हम लोग आईपीसी 1860 ड्राफ्ट कर रहे थे तो उस समय के दौरान उस ड्राफ्ट में से गलती से हमसे यह जो पूरा प्रावधान है वो निकल गया था, पूरी धारा निकल गई थी, यानी कि पूरा सेक्शन निकल गया था। तो ऐसी फिजूल, ऐसी वाहियत दलील के ऊपर इन्होंने यहाँ अमेंडमेंट 1870 में दिया और भारत के जो है आईपीसी के तहत इसको लाकर खड़ा कर दिया। तो ब्रिटिश रूलर्स यूज द लॉ टू मजल डिमांड्स फॉर फ्रीडम। यस, एक्चुअली इन लोगों का निज हेतु ये था, ब्रिटिशरों का, फिरंगियों का, कि उनके विरुद्ध जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, तो उन संग्राम के जो प्रेरक तत्व है उनको इस धारा के तले हिरासत में लिया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए। उन्होंने सबसे प्रथम इस धारा का उपयोग किया भारत के बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, ठीक है, और वो वर्ष था 1897 का। इट वाज द ईयर ऑफ 1897। इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर बाल गंगाधर तिलक got convicted under this particular act। फिर बाद में महात्मा गांधी के विरुद्ध भी, उनके साथियों के विरुद्ध भी यह लॉ जो है वो उनके द्वारा भरपूर मात्रा में प्रयोग में लिया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इन 1948 इन डिस्कशंस इंडियन लीडर्स एग्री टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जब संवैधानिक सभा चल रही थी तो तब उनके द्वारा यह एक फैसला लिया गया, सर्वानुमति से लिया गया फैसला, कि यह धारा जो है हमें इसे कॉन्स्टिट्यूशन में से, हमारे संविधान में से निकाल देनी चाहिए। और इस अमेंडमेंट के लिए जो मोशन जिन्होंने मूव किया वो थे KM मुंशी। He moved the amendment to remove the word sedition from the constitution and 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ भारत में, उसमें सेडिशन का कोई जिक्र ही नहीं था। मगर however सेडिशन रिमेन अ पार्ट ऑफ आईपीसी, मगर आईपीसी का भाग वो अभी भी है।
फिर 1949 में सेडिशन इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 दिस ईयर। हाउएवर सेडिशन 124A रिमेन्स इन द आईपीसी, जो मैंने आपको बता दिया। फिर 1951 में नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19(1)A एंड पुट्स इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। यहाँ 1949 में क्या हुआ कि सेडिशन का जो शब्द था वही निकाल दिया, विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम। मगर 1951 में नेहरू के नेतृत्व के दौरान इस एब्सोल्यूट फ्रीडम को कट कर दिया गया, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ला दिए गए बाय एडिंग आर्टिकल 19(2) को ऐड कर दिया गया और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को काट दिया गया। फिर बाद में 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेक्स सेक्शन 124A a cognizable offense। Yes, it was the first time in the history of India that sedition was made a cognizable, यानी कि any police officer just does not want a warrant to arrest anyone under this particular law। तो यहाँ सबसे प्रथम बार इंदिरा गांधी के समय इसको cognizable बनाया गया, that authorizes police to make arrest without a warrant। So this was the important turning point in the evolution of सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। प्रेजेंटली बात करें तो 2019 का डेटा कहता है कि सेडिशन केसेस रोज बाय 25% एंड बाय 41% ओवर द प्रीवियस केसेस। जो अरेस्ट थी उसमें भी इंक्रीमेंट किया गया, यानी कि 25% इसके रजिस्ट्रेशन में और 41% जो एक्शंस लिया गया है इन मामलों के तहत उसमें इजाफा देखने को मिला। हाउएवर ओनली 3% गोट कन्विक्टेड। तो यहाँ कन्विक्शन रेशियो जो है वो बहुत ही लो है, मगर फिर भी यह कानून का भरपूर दुरुपयोग होता है। और यहाँ सुप्रीम ने इसी बात की चिंता जताई कि भाई इसका कन्विक्शन रेशियो लो है, मतलब कि इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, और इसके लिए एग्जीक्यूटिव को दोषी माना कि आपके गैर-उपयोग से इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो क्यों ना अब समय आ गया है कि इसको आईपीसी में से हटा दिया जाए। तो ये बात रही इसके इवोल्यूशन की। दिस वाज द होल वॉयज ऑफ आर्टिकल 124 या ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे में देखना है कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जिनके ऊपर अलग अलग हाईकोर्ट्स प्लस सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभिप्राय दिए हो, अपने फैसले सुनाए हो। देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम हमें देखना है नेम ऑफ केस विच इज़ तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ईयर 1951 का है। पंजाब हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया था और साफ तौर से बोला था कि भाई आर्टिकल 124A ऑफ आईपीसी जो है वो अपने आप में एक रिस्ट्रिक्शन है किन के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी कि फंडामेंटल राइट या आर्टिकल 19(1)A के ऊपर। तो यहाँ ये पहला ऑब्जर्वेशन था और ये पहला मामला था सेडिशन के बारे में जो कि पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। फिर उसके बाद 3 साल के बाद यानी कि 1954 में देबी सोरेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पटना हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इट एक्चुअली डज नॉट वायोलेट आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये दो रेसिप्रोकल है। पंजाब हाईकोर्ट ने बोला कि इट वायोलेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मगर यहाँ पटना हाईकोर्ट ने 3 ही वर्षों के बाद बोला कि नो इट डज नॉट वायोलेट्स। फिर तीसरे मामले की बात करें तो वो है रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि 1958 में आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को रेडी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ सुधार जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो इनको जो है आईपीसी की कलम जो है उसे निकाल दे, चाहे वो उसे रखे, मगर किसी भी प्रकार का सुधार ज़रूरी है और इस सुधार के लिए सरकार को ओपोजिशन का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, सरकार का विरोध हो सकता है। तो वो यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। प्लस उसके बाद एक केदारनाथ केस 1962 में। अब यहाँ हाईकोर्टों के द्वारा जिन सारी चीज़ों की पड़ताल हो रही थी, अब वो मुद्दा आ गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। Amid the judgments of the High Court, what Supreme Court observes is it upheld the validity of sedition law. Yes, इन्होंने sedition law की जो validity है, उसकी जो legality है, उसे upheld किया, यानी कि उसको confirm किया कि yes, ये sedition law जो है वो होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर it also observed that the continued existence of a government established by law is essential element for stability of the state.
साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि भाई कानून के द्वारा या कानून से निर्वाचित की गई जो सरकार है वो रहनी चाहिए, वो ज़रूरी है। सरकार के खिलाफ आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यह सरकार को रहने देने के लिए सेडिशन लॉ जो है वो कंटिन्यू करने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में दी थी 1962 में। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं केदारनाथ केस जो है उसके आजू बाजू में 3 स्टार्स है, ठीक है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट दैट द केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेडिशन, ठीक है। यह केस को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है सेडिशन के इंटरप्रिटेशन के मामले में। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो सबसे अच्छा ऑब्जर्व किया था, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब विच वाज इन 1985, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई यस सेडिशन तो ज़रूरी है ही है, मगर साथ में इट ऑल्सो स्ट्रांगली रूल्ड दिस टाइम दैट देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ वायोलेंस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार का हिंसा का तत्व यहाँ होना चाहिए, तब जाके हम लोग सेडिशन को इन्वोक कर सकते हैं। विदाउट एनी टाइप ऑफ टेंडेंसी ऑफ वायोलेंस, एक भी प्रकार का आपको हिंसक तत्व ना मिले तो आप सेडिशन का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम ने एग्जीक्यूटिव को बताया, ठीक है। स्ट्रांगली रूल दैट टेंडेंसी टू इंसाइट वायोलेंस इज द प्रीरिक्विजिट एलिमेंट। यस, अगर कोई व्यक्ति हिंसा करे तो ही उसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगने चाहिए, अन्यथा नहीं। एंड इन 2011 देयर वर 2 केसेस ऑन विच सुप्रीम कोर्ट gave the judgment where Indira Das versus State of Assam and Arup Bhuyan versus State of Assam year 2011, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे प्रतिबंधित संगठन के साथ जुड़ा हुआ है तो वही एक बात किसी भी व्यक्ति के सामने राजद्रोह का मामला नहीं बना सकती, किसी भी व्यक्ति के सामने सेडिशन इन्वोक नहीं कर सकते हैं, मगर उसमें वायोलेंस का एलिमेंट होना चाहिए। विदाउट एलिमेंट ऑफ वायोलेंस सेडिशन जस्ट कैनॉट बी इन्वोक अगेंस्ट एनीवन, ठीक है। तो यहाँ यह सारी चीज़ें हैं, यह सारे थोड़े महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें कई सारी जो है चीज़ों को समझने का मौका दिया है। कई सारी चीज़ों को यहाँ हम लोग समझ सकते हैं इस जो है केस लॉ स्टडी से, जिनमें अगर निष्कर्ष में निकलना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे प्रथम तो सेडिशन जो है उसका उपयोग अच्छी तरीके से होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये वायोलेट नहीं करना चाहिए। सेडिशन तभी इन्वोक करना चाहिए जब कहीं पर भी वायोलेंस का हमें तत्व दिखे, ठीक है। अब एक लॉ कमीशन ने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 2018 में, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भी जो सेडिशन है उसके 2 मामले हैं। पहला, एसेंशियल टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी। यस, ये महत्वपूर्ण तो है ही है, इट इज़ 100% एसेंशियल टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि जो राष्ट्रीय अखंडता है उसे बनाए रखने के लिए ऐसा कानून ज़रूरी है जो कि फ्रिंज एलिमेंट्स को नियंत्रित रखे, मगर साथ में इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल टू कर्ब फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो मीडिया हाउसेज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर सरकार उनके खिलाफ ही इसका उपयोग करेगी तो वे रिपोर्टिंग न्यूट्रली कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और आफ्टर ऑल लोकतंत्र है तो इसमें तो मीडिया हाउसेज का एक अहम रोल है, अहम भूमिका है, अहम स्थान है, ठीक है। तो यहाँ यह सारी चीज़ें हैं जो कि लॉ कमीशन ने भी बताने का प्रयास किया, मगर ऑन द अदर हैंड जो एग्जीक्यूटिव है, जिनमें सरकारी शामिल है, सरकारी कर्मचारी शामिल है, नेता शामिल है, उनके द्वारा यह लागू नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ सुप्रीम ने इस बार बहुत ही खेद जताया है और गुस्से से सेंटर को पूछा है। तो ये बात रही सारी प्रिंसिपल पॉइंट्स की। अब अगर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो कब से ऑब्जर्व करती है ये, मगर फिर भी यहाँ आज 2019 के कुछ आंकड़े देखे एनसीआरबी के, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो हमें मालूम पड़ेगा कि केसेस अंडर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्ट और सेडिशन लॉ सो राइज बट ओनली 3% गोट कन्विक्टेड। यस, राइज देखा, रजिस्ट्रेशन हुए, एफआईआर्स फटी, मगर कन्विक्शन जो है वो मात्र 3% है, तो ये बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। Plus, in 2019, 25% increase in number of cases of sedition. Yes, in comparison to the previous year, यानी कि 2018 की तुलना में, and 41% increase in the arrest.
टोटल 93 केसेस रिपोर्टेड। यस, यह राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दी हुई माहिती है। टोटल 93 केसेस रिपोर्टेड, जिनमें से 96% लोगों की पर्सन या व्यक्तियों की अरेस्ट हुई है और 76 केसेस की फाइलें जो है जो चार्जशीट है वो फाइलें हो चुकी है और आज दिन तक मात्र 2 को ही कन्विक्ट किया गया है। सो दिस इज द केस आफ्टर द जजमेंट्स, आफ्टर द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से अब यहाँ हमें ये समझना है कि यह कानून यानी कि सेडिशन लॉ जो है वो नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय अखंडता को बनाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर इसका यूसेज डिस्क्रिशली करना चाहिए और बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए ताकि इसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। तो यही चीज़ें थी जो आज हमें समझनी थी। प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में यह मुद्दा काम आ सकता है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे संपादन के साथ, एक विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।